चलिए हेलो एवरीबॉडी। ठीक है। सबसे पहले कि जो भी आप नए एस्पिरेंट्स हैं जिन्होंने हमें इस बार ज्वाइन किया है उन सभी का स्वागत है। तो देखिए जो आज का सेशन है वो हमारा रहेगा अक्ष सहगल के साथ, जो कि हमारे प्रीवियस स्टूडेंट हैं, लास्ट ईयर के स्टूडेंट हैं। और अगर मैं आपसे कहूँ तो ये हमारे टॉपर भी हैं। ठीक है। तो आज जो है वो आपको इस सेशन में अक्ष सहगल जो कि आपको अपनी तैयारी, अपनी जर्नी के बारे में बताएंगे, कौन कौन से इन्होंने एग्ज़ाम क्वालिफाई किए उनके बारे में बताएंगे, किस तरह से जो है वो प्रिपरेशन करनी होती है एज अ बिगनर, आपको क्या किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। ठीक है। और किस तरह से जो है वो आप अपनी प्रिपरेशन और बेहतर कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें जो है वो आपको ये बताएंगे। दूसरी चीज़ कि इसके बाद अगर आपका कोई भी डाउट है, अगर आप कुछ भी जो है वो चीज़ें पूछना चाहते हैं तो वो भी जो है वो आप इनसे पूछ सकते हैं। ठीक है। ये हर एक जो भी आपका डाउट है वो यहाँ पर आपका क्लियर करेंगे। क्लियर। सो आई पास द माइक टू मिस्टर अक्ष सहगल। ठीक है। सो अक्ष, कैसे हो भाई? Hello, sir. Sir, am I audible? या यू आर ऑडिबल, यू आर Okay. ऑडिबल। Good evening, sir. Good evening and good evening to everyone. सर, I'm good, sir. आप बताइए बहुत कैसे हो? बढ़िया। अक्ष, आज आपके पास मौका है ना, यंग Yes, फ्रेंड्स को जो है वो बताने का, गाइड करने का। और yes, मैक्सिमम जो हो ये सारे बिगनर्स हैं, ठीक है, जो कि फ़र्स्ट टाइम जो हो प्रिपरेशन कर रहे हैं। और आपने भी फर्स्ट अटेम्प्ट में ही जो है एच को क्लियर किया था, राइट? yes, तो इन सभी को जो है आज ही आपसे जानना चाहेंगे किस तरह से प्रिपरेशन करनी चाहिए, क्या क्या पढ़ना चाहिए, क्या नहीं पढ़ना चाहिए। ठीक है। उसके अलावा जो ये सारे स्टूडेंट्स हैं ये आपसे डाउट भी पूछेंगे। ठीक है। तो चलिए आप करिए शुरू। ठीक है अक्षय। yes, sir. पहले देखिए, सबसे पहले मैं आपको ये बोलूँगा कि अपने कैमरास ज़रूर ऑन कर लीजिए, सो दैट कि मतलब कैमरा और माइक ज़रूर ऑन कर लीजिए, है ना, ताकि ये जो सेशन है ये इंटरेक्टिव रहे, है ना। क्योंकि मतलब यहाँ पे सिर्फ ऐसा नहीं है, ये हमने आपके लिए ही जो है वो रखा है, सो दैट कि आप मतलब टॉपर्स के साथ, जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं उनके साथ इंटरेक्ट कर सकें और जो भी आपके डाउट्स हैं वो क्लियर कर सकें, है ना। क्योंकि आप में से मैक्सिमम जो है वो फर्स्ट टाइम जो है वो इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या करने का सोच रहे हैं। तो प्लीज़ जो है वो इस सेशन को इंटरेक्टिव रखें, है ना। आप कन्वर्सेट करें अक्षयगल के साथ। ठीक है। और इसको जो है वो मतलब जो भी आपके डाउट्स हैं मन में, जो भी चीज़ें हैं वो सारी जो है वो आप क्लियर कर सकते हैं। ठीक है। ओके अक्षय, आप कैरी कैरी ऑन कीजिए। ठीक है। जी सर, सर थैंक यू सो मच सर। पहले तो मेरे को ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए कि मैं सबके साथ इंटरेक्ट कर सकूं। और पहले आपकी गाइडेंस थी और अब जैसे कि सर को बताया है कि आप रिसेंटली क्रैक्ड यूपीएससी सीएपीएफ एग्जाम विद ऑल इंडिया रैंक 103 एंड इसी के साथ मैंने कुछ और एग्जाम्स क्वालिफाई किए थे, जैसे पंजाब पुलिस का ऐसे ही किया था, वो पुरानी बात है। उसके बाद मैंने लास्ट ईयर फर्स्ट अटेम्प्ट में एचएएस का एग्जाम क्लियर किया था, प्री क्लियर किया था एंड अलाइड का प्री किया था एंड एचएएस का मेंस में आई वाज वन ऑफ द टॉप स्कोरर्स। आप अगर मेंस की लिस्ट देखोगे उसमें मेरा जो ओवरऑल मेंस का स्कोर था वो वन ऑफ द हाईएस्ट स्कोर था। और बट हिंदी की वजह से फाइनल सिलेक्शन में नाम नहीं आया मेरा एंड दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। और और अभी फिलहाल तो अभी बिकॉज मैंने यूपीएससी सीएपीएफ में क्योंकि मेरा सिलेक्शन हुआ है तो उस ओर मैंने जाने का सोचा है। इस कारण अब देखते हैं अब आगे क्या होता है, कौन से एग्जाम्स देने हैं और कैसे करना है। और मैं ये चाहूँगा कि जितना ये सेशन ज़्यादा इंटरेक्टिव हो उतना बेटर है। जितने आप मतलब सबको, किसी को कोई भी डाउट हो, किसी को कुछ भी हो, जितना बिना किसी हेजिटेशन के आई गेस अगर आप कहें तो उतना उतना मुझे भी अच्छा लगेगा। और हम सभी एक डिस्कशन की तरह अगर इसे रखेंगे तो वो एक बेटर हो जाएगा। क्योंकि आप कहीं पे भी सुनते हो, कहीं पे भी सकते हो आप तो लेक्चर कहीं से वो पंकज, आपका ना बैकग्राउंड नॉइस बहुत है। ओके। तो क्योंकि आप जैसे सर ने बताया सभी आई गेस 2026 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, हम एच एस 2026 के लिए सभी प्रिपेयर कर रहे हैं। तो अगर अभी तो बहुत बिगिनिंग स्टेज है, अगर तो 26 27 मान के चलिए कि हम उसके लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। और इसमें वैसे तो आपके पास गाइडेंस है ऑलरेडी, सर की गाइडेंस, जिसमें आप अपना प्री मेंस एचपीजी के सारा पोर्शन आपको कवर करा ही देंगे। बट मैं अगर कुछ अपने इनपुट्स देना चाहूँ एचएस की प्रिपरेशन को लेके, और या कोई भी अगर आपको यूपीएससी के लिए भी प्रिपेयर करना है, क्योंकि
जैसे मैंने लास्ट सेशन में भी बोला था कि अगर आप एचएएस की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपकी यूपीएससी की प्रिपरेशन भी साथ साथ में हो रही है, यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम की, यूपीएससी के किसी और एग्जाम की, क्योंकि कोर सब एग्जाम्स का सेम रहता है, जैसे मैंने लास्ट सेशन में बोला था। तो एचएस की प्रिपरेशन में जैसा हम जानते हैं कि सबसे पहले जो हमारे बेसिक कुछ सब्जेक्ट्स होते हैं, कुछ बहुत कोर बेसिक सब्जेक्ट्स हैं जो आपको हर एग्ज़ाम में काम आएंगे, चाहे आप छोटा लेवल का एग्ज़ाम दो चाहे बड़े लेवल का एग्ज़ाम दो। पॉलिटी हो गया, पॉलिटी में कॉन्स्टिट्यूशन, उसके आर्टिकल्स और कमीशन, ये वो जो पॉलिटी हो गया, पॉलिटी पोर्शन, हिस्ट्री का पोर्शन हो गया, ज्योग्राफी का पोर्शन हो गया, इकोनॉमी का पोर्शन हो गया। तो ये सब वो चीज़ें हैं जो बहुत आपके कोर टॉपिक्स हैं। तो सबसे पहले तो इन्हीं को कवर करने का ट्राई करना चाहिए, चाहे वो कोई भी एग्ज़ाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हो, क्योंकि ये हर एग्ज़ाम में काम आता है। आप अगर कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम दोगे, और एचएएस की खास करके प्रिपरेशन के लिए एचपीजी के एक बहुत एक मेजर पार्ट है, प्री का भी और मेंस का भी। प्री की प्रिपरेशन में जैसे अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स देखे होंगे तो ऑन एन एवरेज 20 क्वेश्चंस एचपीजीके के हर साल आ रहे हैं। तो वो एक बहुत मेजर पोर्शन है, और उसको भी साथ में एज अ होल एक प्रॉपर, जैसे पॉलिटी है, हम क्या करते हैं पॉलिटी को काफ़ी टाइम देते हैं, इकोनॉमी की प्रिपरेशन में काफ़ी टाइम देते हैं। तो एचपीजीके को भी वैसा ही एक सब्जेक्ट समझ के उसको भी उतना ही टाइम देना पड़ेगा, क्योंकि अक्सर हम उसको कुछ थोड़ा इग्नोर कर देते हैं या फिर उतना तवज्जो नहीं देते हैं उतना, बल्कि वो एक स्कोरिंग पोर्शन है। जैसे आप देखोगे एचपी का इकोनॉमिक सर्वे होता है, बजट होता है, उससे क्वेश्चंस आते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चंस होते हैं, लाइन बाय लाइन, वर्ड बाय वर्ड वहाँ से इकोनॉमिक सर्वे से उठाए हुए होते हैं। तो एचपी जीके को हम किसी भी तरीके से इग्नोर नहीं कर सकते। और तो अल्टीमेटली मैं ये कहना चाहता हूँ कि सबसे पहले हमें अपना कोर स्ट्रॉन्ग करना चाहिए, जो ये कोर सब्जेक्ट्स हैं, 5 6 4 5 सब्जेक्ट्स हैं। बाकी करंट अफेयर्स जो होते हैं वो साथ साथ चलते रहते हैं। करंट अफेयर्स हो गए, वो लास्ट में आपको मैगजीन भी मिल जाता है, आप पाइल अप भी कर सकते हो, कैसे भी कर सकते हो। बट ये जो कोर सब्जेक्ट्स हैं ये ना कभी चेंज होंगे, ना ही, मतलब जिनको हम स्टैटिक पोर्शन कह देते हैं। एक स्टैटिक पोर्शन होता है हर एग्जाम में, करंट पोर्शन होता है। तो स्टैटिक पोर्शन जितना स्ट्रांग होगा उतना आपको किसी भी एग्जाम में कभी भी फायदा मिलेगा। और करंट का पोर्शन तो आपको मतलब आप रेगुलरली, चाहे आप न्यूज़पेपर से करिए और डेली न्यूज़पेपर रीड करिए करंट के पोर्शन के लिए, बाद में एक मंथली मैगजीन आएगी, आप उसको एक बार देख लीजिए। और इस तरीके से आप अपनी प्रिपरेशन को डिज़ाइन कर सकते हैं कि अपने कोर को स्ट्रॉन्ग करके, स्टैटिक को स्ट्रॉन्ग करके। और उसके बाद मैं एक तो यही कहूँगा कि आप ओनली एच एस की फोकस्ड अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो इस टाइम पे, तो आपको एच तो टारगेट रखना ही है। बट एच के साथ साथ जैसे अलाइड का एग्ज़ाम हो या कोई और एग्ज़ाम हो जो भी हिमाचल प्रदेश में हो रहा है, कोई सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्ज़ाम हो, उन पे भी आपको ध्यान देना चाहिए। अभी आप, अगर आपके पास टाइम है, अगर आप इफ़ यू कैन अफोर्ड, तो आप दे सकते हो 1 साल 2 साल, एचएस को 1 साल दे सकते हो, आपके पास पूरा भी 1 साल है ऑलमोस्ट प्रिपरेशन के लिए। तो बट उसके साथ-साथ, उसके बाद में या उसके साथ-साथ यू कैन गो फॉर अदर एग्ज़ाम्स एज़ वेल, कि क्योंकि आप एक बार अगर प्रिपरेशन के उसमें फ़ेज़ में पड़ गए तो आपके लिए कुछ एक इफ़ेक्टिव आवर्स निकालना स्टडी के कोई ज़्यादा मुश्किल होगा नहीं। क्योंकि अगर एक बार आदत पड़ गई कि हाँ रोज़ 8-10 घंटे पढ़ना है, तो उसके बाद किसी भी एग्ज़ाम के लिए आप उतना पढ़ लोगे, आपको डिफ़िकल्टी नहीं होगी। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस, एचएस की अगर मैं प्री और मेंस की बात करूं कि प्री में मेंस में प्रिपरेशन में क्या डिफरेंस है, या जितना मेरी समझ में आता है, बाकी आपको सर ज़्यादा अच्छा समझा सकते हैं। तो मेरे अकॉर्डिंग जो प्री है वो ज़्यादा कंटेंट हैवी है और ज़्यादा फैक्ट्स एंड फिगर्स और डेटा फोकस्ड है, चाहे वो प्री का स्टैटिक पोर्शन है, चाहे वो प्री का करंट पोर्शन है। तो उसके लिए आपको याद करना पड़ेगा, जितना ज़्यादा याद हो सके उतना आपके लिए ईजी होगा किसी भी एमसीक्यू वाले एग्जाम में, किसी भी ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जाम में, क्योंकि कुछ ऑप्शंस आप एलिमिनेट कर लेते हो लेकिन अल्टीमेटली आपको कुछ याद रहना चाहिए। तो प्री के लिए जैसे आपको वेटेज पता होगी प्रीवियस ईयर पेपर से कि 20 क्वेश्चन एचपीजी के आते हैं, फिर ज्योग्राफी एंड एनवायरनमेंट की उसके बाद हैवी वेटेज होती है, उसके बाद बाकी सब्जेक्ट्स आते हैं, जैसे हिस्ट्री की वेटेज है, उसके बाद पॉलिटी इकोनॉमी की
जैसे यूपीएससी एग्जाम के कंपैरेटिवली एचएएस में कम वेटेज होती है। पॉलिटी इकोनॉमी की शायद टोटल 8 8 10 10 में भी क्वेश्चन होते हैं, बट यूपीएससी में पॉलिटी इकोनॉमी बहुत हैवी वेटेज होती है, 20 20 क्वेश्चन आते हैं। तो आपको सर क्या मैं डिस्कस करने के लिए सोर्सेज वगैरह भी डिस्कस करना है, या अभी यही करूँगा डिस्कस? बाकी मतलब आप जो भी आप बताना चाहते हैं एग्ज़ाम के रिगार्डिंग आप बता सकते हैं हमारे स्टूडेंट्स को, और जो भी इनके डाउट है, देखिए आपके लिए ही ये सेशन है, तो आपके मन में जो भी डाउट्स हैं जो भी एग्ज़ाम के रिगार्डिंग, चाहे क्योंकि देखो अक्ष ने यूपीएससी के एग्ज़ाम और एचएएस के एग्ज़ाम दोनों क्वालिफाई किए हैं और अब वो यूपीएससी के थ्रू ही ज्वाइन करेंगे। तो अगर आपके मन में जो भी डाउट है कुछ भी है किसी भी एग्ज़ाम के रिगार्डिंग, देखो आपके लिए सेशन अगर ये ऑर्गेनाइज़ किया है तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। यू आर फ्री टू आस्क जो भी आपके मन में है एग्ज़ाम के रिगार्डिंग, तैयारी के रिगार्डिंग, कितना टाइम हमें किस चीज़ के लिए देना चाहिए, वो सारी चीज़ें आप जो है क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। तो प्री के बाद मैं एक बार मेंस का एक बार ओवरव्यू दे देता हूँ, उसके बाद फिर हम सारे इंटरेक्ट कर लेंगे। तो मेंस की प्रिपरेशन के लिए जैसा आपको पता है, मेंस के जो जीएस के पेपर्स होते हैं और 2 ऑप्शनल के पेपर्स होते हैं, और 2 लैंग्वेज के पेपर होते हैं जो बहुत तंग करते हैं बच्चों को, जिन्होंने मुझे भी तंग किया, जैसे हिंदी के पेपर ने। तो पहले अपने लैंग्वेज और हिंदी काफ़ी एक स्टम्बलिंग ब्लॉक है चेस की प्रिपरेशन में, बहुत बच्चों का रहता है। तो उसके लिए सबसे पहले तो आपको अपना जीएस में आंसर राइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आप स्टार्ट कर रहे हो अभी, तो स्टार्टिंग में क्या होता है कि हम सबका अपना मेथड होता है एक्चुअली, किसी भी ना एक मेथड पे हम टिक नहीं सकते। जैसे एक मेथड होता है कि स्टार्टिंग से ही हम आंसर राइटिंग स्टार्ट कर देते हैं, कुछ बच्चे कि उनको भी मैं जानता हूँ, वो भी सिलेक्टेड हैं जिन्होंने फर्स्ट डे 1 से प्रिपरेशन स्टार्ट की और आंसर राइटिंग अपनी स्टार्ट कर दी। जैसे जैसे कुछ टॉपिक प्रिपेयर कर रहे हैं, कोई उन्होंने पॉलिटी का चैप्टर पढ़ा है, कोई इकोनॉमी का चैप्टर पढ़ा है, तो उन्होंने देख लिया कि इससे कैसा मेंस का क्वेश्चन बनता है, उस मेंस के क्वेश्चन को उन्होंने लिख लिया। चाहे एक दिन में एक क्वेश्चन लिखा स्टार्टिंग में, चाहे 2 क्वेश्चन लिखे, 3 लिखे, जितने भी लिखे, जितने सब्जेक्ट्स की एक एक क्वेश्चन लिख लिया। ऐसे बच्चों को भी मैं, और ऐसों को भी जानता हूँ जिन्होंने स्टार्टिंग में कोई आंसर राइटिंग नहीं की। कुछ महीने तक उन्होंने अपना सब्जेक्ट्स, पहले कोर सब्जेक्ट्स जो मैंने बोला स्टैटिक सब्जेक्ट्स कंप्लीट किए अपने, उसके बाद उन्होंने जब उनको रिवाइज करना स्टार्ट किया तब आंसर राइटिंग स्टार्ट की। तो ये अब आप पे है, आपने मतलब कैसे आपका कोर्स चलता है या कैसे आप खुद कैसे करना चाहते हो, ये आप पे। इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता इसमें कि आंसर राइटिंग कब करनी है और कब नहीं करनी है, क्योंकि हर तरीके से करके बच्चे सिलेक्ट होते हैं। तो आप कैसे भी कर सकते हो, जैसे आपको बताया जाए अगर आपको वैसे करना है, या जैसे आप खुद चाहते हो कि हाँ मैं तब करूँगा। बट ये है कि बहुत लेट नहीं करना है, ज़्यादा से ज़्यादा वही है कि आप एक बार स्टैटिक सब्जेक्ट्स कंप्लीट करके रिवीजन के टाइम आंसर राइटिंग साथ साथ में प्रैक्टिस करिए, और प्री से कम 3 महीने पहले आंसर राइटिंग को थोड़ा सा ढीला करिए, और अपने ऑप्शनल पे चाहे फोकस रख लें, बट प्री को फुल्ली फोकस एटलीस्ट 3 महीने देने पड़ेंगे और देने चाहिए भी, आई गेस। उसको इतना जो प्रीलिम्स का एग्जाम है, चाहे वो यूपीएससी का है चाहे वो एचएएस का है, वो डिजर्व करता है एटलीस्ट 3 मंथ्स ऑफ फोकस प्रिपरेशन बिफोर प्री। और 3 मंथ्स आप प्री को फोकस दे सकते हैं, उसमें तो आपको ज़्यादा ज़्यादा याद ही करना होता है। और उसके पहले आप अपनी आंसर राइटिंग को कंटिन्यू रख सकते हो। जैसे आपके पास प्री के बाद भी 3 महीने होंगे, उसमें भी आप अपने जो रिवीजन है, जितनी आंसर राइटिंग है जीएस की या ऑप्शनल की, आप उसको कर सकते हो। और उतने टाइम में, क्योंकि एक बार अगर पहले आपने अपना ऑप्शनल कवर कर रखा है, ऑप्शनल आप प्री से 1 2 महीने पहले तक आपका कवर्ड है, तो जब वो 3 महीने होंगे, 3 महीने का टाइम होगा प्री और मेंस के बीच में, तब आपको वो ऑप्शनल करने में प्रॉब्लम नहीं आएगी अगर आपका पहले से कवर्ड होगा। अगर आपने ऑप्शनल को ही अभी तक टच नहीं किया होगा तब तक, और अगर ऑप्शनल में आपने कभी आंसर नहीं लिखा होगा, या ऑप्शनल का आपको पता नहीं होगा कि कैसे अटेम्प्ट करते हैं, क्या मेथड होता है, तो आपका ज़्यादा टाइम ऑप्शनल की प्रिपरेशन में ही निकल जाएगा। फिर आपका जीएस मतलब आपको एक जगह फिर कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। तो बेटर है कि आप अपना ऑप्शनल जो है वो रेडी रखो बिफोर प्री। प्री से एटलीस्ट 3 महीने पहले तक ऑप्शनल आप एक बार करके रखो, और जब प्री तक आते आते साथ साथ में प्री की प्रिपरेशन करो, और एक आध महीना कह लो कि थोड़ा थोड़ा आंसर कहीं ऑप्शनल के अगर आप लिखते रहें, तो फ्लो बना रहता है आंसर लिखने का और ऑप्शनल का भी। और प्री और मेंस का फिर जो टाइम होता है उसमें तो आपको हाफ हाफ टाइम डिवाइड करना पड़ेगा, आधा टाइम जीएस के लिए, आधा टाइम ऑप्शनल के लिए, क्योंकि ऑप्शनल बहुत आपको पार पहुंचा सकता है। और जीएस में फिर भी सबके स्कोर्स एक जैसे लेवल के रहते हैं, जितना बच्चे अच्छा स्कोर करते हैं। बट ऑप्शनल में आप एज ले सकते हो बाकी बच्चों से, अगर आपका ऑप्शनल स्ट्रांग है।
और ऑप्शनल के सोर्सेज भी बहुत अवेलेबल होते हैं, उसमें भी आपको, बट ये है कि अपना प्री से पहले एटलीस्ट एक बार ऑप्शनल कंप्लीट रखें और अपना ऑप्शनल सोच समझ के लें बिल्कुल। एच में क्या कहाँ स्कोरिंग है कहाँ नहीं है, ये सब सोच समझ के अपना ऑप्शनल चूज करें। और आई गेस अभी तक सबने चूज कर ही लिया होगा, नहीं किया है तो आप सर से भी बात कर सकते हैं, या फिर आप यूट्यूब पे भी कोई वीडियोस देख सकते हैं जहाँ कुछ ना कुछ ऐसे एनालिसिस होता है कि कौन सा ऑप्शनल ज़्यादा स्कोरिंग है, कौन सा। अगर आपको इंटरेस्ट नहीं है किसी एक में, कि मुझे एक में इंटरेस्ट नहीं है, तो आप उस ऑप्शनल के साथ जा सकते हैं किसी। और मीन्स में जैसे लास्ट ईयर मैं सर के साथ जुड़ा हुआ था, हमने रोज़ हमारा आंसर राइटिंग सेशन होता था। मैंने लास्ट सेशन में भी बताया था कि सर ने सर कुछ क्वेश्चंस दे देते थे जीएस के, एचपीजीके के, जिनको हम लिखते थे। और फिर रात में ऐसे ही जैसे अब मीटिंग हो रही है, इसी टाइम पे ही मीटिंग होती थी, इसी टाइम पे हम उन आंसर्स को डिस्कस किया करते थे, और सर लाइव कॉपी चेकिंग करते थे हमारी, जो जो हमने कॉपीज भेजी होती थी। तो उससे बहुत वैल्यू एडिशन भी होता है, बाकियों के आंसर्स भी दे सकते हैं, बाकियों की गलतियां भी देख सकते हैं, अपनी गलतियां पता लगती हैं। अपने आंसर में जैसे मेरे को याद है जब मैं सर जैसे किसी और की कॉपी चेक कर रहे हैं या फिर खुद अपने इनपुट्स दे रहे हैं, तो मैं साथ साथ अपने जहाँ पे मैंने आंसर ऑलरेडी लिखा है वहाँ पे ऐसे एरो मार के नोट कर लिया कि हाँ इस आंसर में मैं ये भी लिख सकता था, एरो मार के फिर से नोट कर लिया कि हाँ इस आंसर में ऐसे भी इंट्रोड्यूस किया जा सकता था, इस आंसर को ऐसे भी कंक्लूड किया जा सकता था। तो उस चीज़ ने काफ़ी फ़ायदा किया, और उसके उसी के मतलब बदौलत मेंस में मेरे इतने अच्छे मार्क्स आए थे। एंड उसका क्रेडिट मैं सर को ही दूंगा। और अब मैं चाहूँगा कि जो जो जिसका कुछ भी डाउट है, बिना किसी हेसिटेशन के, चाहे वो आपको लगे कैसा भी है, क्योंकि मैं भी अभी भी आप ही के जैसा हूँ और कल भी आप ही के जैसा था, तो उसमें बिना किसी हेसिटेशन के आप कोई भी डाउट यू कैन आस्क, किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग, चाहे प्रिपरेशन के रिगार्डिंग, और या यूपीएससी के रिगार्डिंग, सीबीएफ के रिगार्डिंग, एचएस के रिगार्डिंग, या आपको कोई और करियर ऑप्शन एक्सप्लोर करना है अभी आपको नहीं पता है उसके रिगार्डिंग, क्योंकि मैंने भी कई एग्ज़ाम्स दिए हैं, कई एग्ज़ाम्स क्लियर भी किए हैं, और कुछ नहीं भी क्लियर होते हैं, वो काफ़ी एग्ज़ाम्स क्लियर नहीं भी हुए हैं। तो आप पूछ सकते हैं, कुछ भी पूछ सकते हैं। यस, एनीबडी? हाँ जी, श्वेतक्ष बोलिए। कोई बात नहीं, आप सीधा, आपको हैंड रेज करने की ज़रूरत नहीं है, जिसको जो भी डाउट है जस्ट माइक ऑन करिए, है ना? और जितने भी और डाउट्स हैं पूछिए, आपको हाँ, एक है, दो है, देखो तीन है, ये जितने भी। सेशन है, बार बार मौका नहीं मिलेगा। सर की ज्वाइनिंग आ जाएगी फिर चले जाएंगे। अक्ष की ज्वाइनिंग आ गई तो भाग जाएगा वो, अभी मौका है, पूछ लो। ठीक है, फिर नहीं आएगा ये हाथ में, मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो जो भी लेकिन है मैं तो मन यही में हूँ है कि फर्स्ट जो ऑफ है ऑल पूछ लो। कॉन्ग्रेट्स। जब भी सेशन रखोगे मैं तो सर आ जाऊंगा, उसमें कोई इशू नहीं है। चलो कोई नहीं, वो तो बड़प्पन में आना पड़ेगा भाई। हाँ जी सर, वही तो। हम तो आपको मार पीट के भी ले आएंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। जैसे ही आप बुलाओगे हम आ जाएंगे सर। बिल्कुल आना पड़ेगा यार। आना पड़ेगा सर, बिल्कुल आना सर, पड़ेगा, आना वो तो पड़ेगा। है ये ना। बिल्कुल चलिए, सर। कोई नहीं, जिसका जो भी है पूछो। ठीक है, कुछ भी है पूछो। So for first of all, congrats for your selection in थैंक the यू भाई। exam. मेरे मुझे ना पहला डाउट ये था कि कितने मंथ्स के करंट अफेयर्स विल बी नेसेसरी फॉर appearing in prelims examinations, especially for Himachal Pradesh Forest Services. ये जो एच पी एफ एस का एग्ज़ाम होगा जैसे अब होगा, शायद उसकी डेट भी हाँ अभी सितंबर में। रिलीज़ की है ना अभी शायद। ओके। हाँ सितंबर में। तो जैसे यूपीएससी का भी कोई भी एग्ज़ाम होता है ना, तो या फिर एचएएस का भी जो एग्ज़ाम है, दो तरह के करंट अफेयर्स होते हैं हमारे। एक तो करंट जो हर महीने चलते हैं, और एक होते हैं कंटेम्प्रेरी अफेयर्स, जो लाइक पिछले 2-3 साल से चल रहे होते हैं। और क्या होता है कि हर एग्जाम में आप कुछ ना कुछ ऐसे करंट के क्वेश्चंस देख लोगे जो हम देखेंगे कि 2-3 साल पुराने हैं। तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि हमें 2-3 साल पुराने करंट अफेयर्स कवर करने हैं। ज़्यादा जो फोकस रहता है किसी भी कमीशन का, पिछले 1 साल के करंट अफेयर्स पे ज़्यादा फोकस रहता है। 1.5 साल के करंट अफेयर्स आपको करने चाहिए, और उसके पीछे के क्वेश्चन आने को कहीं से भी आ सकता है। कंटेम्प्रेरी अफेयर्स क्योंकि तब भी न्यूज़ में था, उसके रिलेटेड आज भी कोई न्यूज़ आई है, पर वो क्वेश्चन तब वाली न्यूज़ का पूछ लेंगे, बट रिलेटेड तो वो आज की न्यूज़ से है। वो होते हैं कंटेम्प्रेरी अफेयर्स। वो आप कोई भी, कहीं भी आप न्यूज़पेपर पे कुछ आर्टिकल्स पढ़ेंगे, उनमें पुराना कॉन्टेक्स्ट दिया होता है। मैगजीन पढ़ेंगे, मैगजीन में पुराना कॉन्टेक्स्ट भी दिया होता है। कोई भी आप करंट अफेयर्स की मैगजीन पढ़ेंगे तो तो कंटेम्प्रेरी अफेयर्स आपके वैसे कवर हो जाएंगे। और करंट अफेयर्स आई गेस सबसे ज़्यादा तो 1 साल के करने चाहिए सबसे ज़्यादा फोकस। और अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है तो आप
डेढ़ साल के भी कर सकते हैं। जैसे इस साल की अगर नेक्स्ट ईयर आपको 26 में अपीयर होना है तो आप इस साल की जनवरी से करंट अफेयर्स कर सकते हैं, नहीं तो एक साल के तो करिए ही करिए कि जुलाई के बाद अगस्त से लेके अगली मई तक, अगस्त टू मई नेक्स्ट ईयर के एचएएस के लिए। पर उसमें भी मैं एक बात मैंने नोटिस की थी जब मैंने प्री का एग्जाम दिया था कि एचएएस जो कमीशन है वो फोकस करता है ज़्यादा फेब मार्च के करंट अफेयर्स पे एग्जाम से पहले। बस ये मैंने 2022 और 23 के एग्जाम में नोटिस किया था। और इसका मतलब ये नहीं है कि बस वही करना है, बट ज़्यादा फोकस अगर आप उनमें, जैसे जून जुलाई में एग्जाम है तो मैंने इतना नोटिस किया था कि फेब और मार्च के करंट अफेयर्स से काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। मतलब आते हैं, हर महीने से हैं, पिछले साल के अगस्त से भी आएंगे, सितंबर से भी आ जाएगा, एक आध दिसंबर से होगा, एक आध दो जनवरी से होंगे, पर फेब मार्च से या अप्रैल अप्रैल से भी ज़्यादा क्वेश्चन होंगे। तो जो अब एचपीएफएस का एग्जाम होगा, अगर कमीशन सेम पैटर्न फॉलो करता है तो ज़्यादा फोकस वो रखेगा यही अपना जो मई जून जुलाई के मंथ्स हैं इन पे। बट पिछले एक साल के करंट अफेयर्स उनको हम स्किप कर ही नहीं सकते किसी भी तरीके से, एक साल के मिनिमम। बट ज़्यादा फोकस कमीशन का जितना मैंने देखा है वो इन पे रहता है। चेंज हो गया तो मुझे मत कहना कि चेंज हो गया। जी। और मुझे एक और चीज़ पूछनी थी कि जैसे मेरी इकॉनमी बहुत बहुत ख़राब है, मतलब बिल्कुल ही ख़राब है। हम्म, तो मैं ना अभी जैसे थोड़ा थोड़ा बेसिक पढ़ने के लिए यूट्यूब पे मृणाल के कुछ लेक्चर्स हैं वो देख रहा हूँ। हम्म। तो मुझे कोई बुक सोर्स फॉलो करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या फिर वो लेक्चर सफिशिएंट होंगे, या फिर कोई और तरीक़े से इकॉनमी को थोड़ा बेटर किया जा सके, क्योंकि इकॉनमी मेरी बहुत ख़राब है, बहुत ज़्यादा ख़राब। इकोनॉमी में देखो, मैंने भी इकोनॉमी मृणाल सर से ही की थी, उनके लेक्चर्स देखे थे, उनके जैसे पीसीबी 3 पीसीबी 7 ऐसे उनके कोर्सेज आते हैं ना, तो ऐसे उनके किसी कोर्स से मैंने इकोनॉमी की थी उनकी। अ, उन्हीं के नोट्स से मैंने एक इनिशियल नोट्स बनाए थे, जो कि वैसे तो वो कहते हैं कि हमारे नोट्स से नोट्स बनाने की ज़रूरत है नहीं, पर सबका अपना पढ़ने का स्टाइल होता है। मुझे ज़रूरत लगी कि मैं उससे भी शॉर्ट नोट्स बना लूँ, तो मैंने छोटे नोट्स बना लिए थे। इकोनॉमी के लिए या तो अगर आपको नोट्स से भी नहीं पता लग रहा है, अगर आप सर से भी नहीं समझ पा रहे हैं, तो एक नितिन सिंघानिया की बुक की पीडीएफ मिल जाएगी आपको इकोनॉमी की। वो भी मुझे अच्छी बुक लगी थी, मतलब कॉन्साइज बुक लगी थी, उसमें कॉन्सेप्ट्स अच्छे से दिए हुए हैं। नितिन सिंघानिया की इकोनॉमी की बुक थी, उसकी पीडीएफ मिल जाएगी आपको, और हार्ड कॉपी भी मिल जाए। पीडीएफ पहले देख लीजिए, अच्छी लगती है, अगर आपको लगता है कि उससे आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो रहे हैं तो यू कैन गो फॉर उसकी हार्ड कॉपी, या जैसे भी आपको पढ़ना पसंद है। वो बुक मेरे को काफ़ी अच्छी लगी थी। और मैंने जो इकोनॉमी के लिए किया, क्योंकि कुछ साल हो गए प्रिपेयर करते हुए, तो एक मृणाल सर के नोट्स किए थे। फिर एक विवेक सिंह सर की एमसीक्यूज की बुक आती है, 450 550 एमसीक्यूज की बुक आती है, मैंने वो भी 450 550 जितने भी एमसीक्यूज थे उनको सॉल्व किया था प्री के लिए। और कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आपको कोई भी टीचर दे देंगे, बट यह है कि अगर आपको नहीं मिल रही है तो फिर उसको उस पे ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा बाकी सब्जेक्ट से हटके, क्योंकि बिना कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के आप आगे नहीं जा सकते, बहुत मुश्किल होगा। मेरे को स्टार्टिंग में जैसे कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी नहीं थी, इकोनॉमी की मुझे भी नहीं थी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी पहले। तो जैसे कुछ क्वेश्चन आते थे, रियर नियर के क्वेश्चन हो गए, या कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट हो गए जहाँ की ये बढ़ रहा है तो ये कम होगा या बढ़ेगा, ये कम होगा तो ये बढ़ रहा है, कम हो रहा है, क्या होगा। और बट उसको जब मैंने बार बार पढ़ा, जब बार बार रिवाइज किया, आपको कोई एक कॉन्सेप्ट मान लो नहीं समझ आ रहा है, आप उस कॉन्सेप्ट की वैसे यूट्यूब पे वीडियो देख लो, क्योंकि यूट्यूब तो गोल्ड माइन है, बहुत रिसोर्सेज है वहाँ पे, बहुत वीडियोज है। ईजी से ईजी वे में आपको एक्सप्लेन कोई ना कोई यूट्यूब पे कर देगा वो चीज़ जो आपको कहीं और से समझ नहीं आ रही है। तो ऑनलाइन सोर्सेज का पूरा यूटिलाइजेशन कीजिए, जो टॉपिक समझ में नहीं आ रहा उस टॉपिक को सर्च कीजिए, उस टॉपिक की यूट्यूब पे एक दो वीडियोस देख लीजिए, क्योंकि जो सब्जेक्ट वीक है उस पर ज़्यादा टाइम देने का फ़ायदा है। उसको इग्नोर करके तो बिल्कुल ही बात नहीं बनेगी, तो जो वीक है उस पर ज़्यादा टाइम दे लीजिए, और ऑनलाइन सोर्सेज से आप यूट्यूब वीडियोस से आप उनको सीख लीजिए। और एक और जैसे एक लास्ट, और जितने मर्जी पूछो भाई। जो एच पी जी के लिए मैंने सोर्सेज थोड़े ढूंढे, मुझे कोई भी ऐसा क्रेडिबल सोर्स मिला नहीं जिसमें हिमाचल, ये सर मुझे आपसे भी बात करनी थी कि कुछ क्विक नोट्स टाइप का कुछ, समथिंग लाइक दैट। जब आपकी एच के चलेगी ना नेक्स्ट मंथ, तो हमारे कंसाइज नोट्स हैं जहाँ से हमने अक्ष को पढ़ाया है, वही सारे नोट्स जो है वो आपके अपलोड भी हो जाएंगे, और वहीं से हम आपको पढ़ाएंगे भी, तो आप क्लासरूम में भी नोट्स बना सकते हैं। ठीक है, तो आपके नोट्स हैंड रिटन वाले भी प्रिपेयर हो जाएंगे, और
पीडीएफ तो आपको मिल ही जाएगी, जैसे आपकी पॉलिटी की हो चुकी है हैंड रिटन नोट्स की पीडीएफ अपलोड हो चुकी है ना, वैसे ही हालांकि एचपीजीके की तो टाइप्ड है, वो हमने टाइप करवाई है, तो वो भी वहाँ पे अपलोड हो जाएगी। वो सेक्शन वाइज अलग अलग है, ज्योग्राफी की अलग है, हिस्ट्री की अलग है, ट्राइब जो आपका आर्ट एंड आर्किटेक्चर है, कल्चर है, वो अलग है। तो वो सारी वहाँ पे अपलोड हो जाएगी। और दूसरी चीज़ ये है कि मैं आपको पहले भी बोलता था ना कि जैसे जो भी आपकी क्लास चली है, ट्राई करो क्लासरूम में नोट्स बनाने की, क्योंकि जो आपको टीचर पढ़ाता है वो बताएगा भी, लिखवाएगा भी आपको। तो अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, ठीक है। उससे क्या होता है कि आपके क्लास में ही नोट्स तैयार हो जाते हैं, आपको एक्स्ट्रा कहीं एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है फिर, है ना। वो सबसे मेन चीज़ होती है। तो आपको जो भी टीचर पढ़ाता है, ऑब्वियसली हमने लास्ट भी जब हमने जितने भी बच्चों को पढ़ाया, हम क्लासरूम में नोट्स बनवाते हैं और उनके अपने नोट्स बन जाते हैं, है ना। तो वैसे ही आप, जैसे कि मुझे मैम ने भी बताया, जो आपकी पॉलिटी की मैम है, कि आप बोल रहे हैं कि हमें लिखना नहीं है, आप सिर्फ बताएं और नोट्स दे दीजिए। देखो वो क्या होता है ना, वो चीज़ क्या है कि आपको तो ठीक है, आप उस टाइम सुन रहे हैं, उस टाइम पढ़ रहे हैं, है ना, तो वो आपके दिमाग में जा रही है या नहीं जा रही है, बाद में आप वो नोट्स देखेंगे या नहीं देखेंगे। लेकिन अगर आप क्लासरूम में मैम करवा रहे हैं, सर करवा रहे हैं, और आप उसी टाइम लिख रहे हैं उसको, तो जो चीज़ आप लिखोगे ना वो आपके दिमाग में परमानेंट बैठेगी। एक बात हमेशा याद रखना, जो चीज़ आप अपने हाथ से लिख रहे हो ना, वो दिमाग में आपके बैठेगी ही बैठेगी। लेकिन आपने जो सिर्फ सुन के फिर बाद में जो है वो छोड़ दिया, तो वो भूल जाएगी एक टाइम के बाद। तो कोशिश करो कि जब भी क्लास होती है, मतलब क्लासरूम में ऑब्वियसली मतलब टीचर जो है वो लिखवाता है नोट्स, तो उसको लिखो। नोट्स तो हम देंगे ही ना, हमने तो देखो आपको बोला कि हैंडआउट्स देंगे या कंसाइज नोट्स देंगे, वो आपको मिलेंगे। लेकिन हम आपकी बेहतरीन के लिए ये बोलते हैं कि आपके लिए क्या फ़ायदेमंद है, कि वो चीज़ तो आपको मिलेगी, वो एक एक्स्ट्रा चीज़ है आपके लिए, प्लस पॉइंट है। लेकिन क्लासरूम में जो आप नोट्स बना रहे हैं वो एक बहुत बेहतर है, क्योंकि वो आप खुद अपने हाथ से बना रहे हैं। और जो खुद के हाथ से बनाई हुई चीज़ होती है ना, वो हमेशा आपके दिमाग में रहती है, ठीक है। वो चीज़ हमेशा करना, नॉट ओनली फॉर एच पी जी के बट एवरी सब्जेक्ट, ठीक है। हाँ जी, थैंक और किसी का कोई कुछ? हाँ जी नम्रता, आपने कुछ पूछना हो? नो सर। हाँ जी, आपकी आवाज़ नहीं आ रही नम्रता। अभी के लिए तो सर कुछ भी नहीं पूछना है। ठीक है, यस एनीबडी? मनीषा, सौरभ, इशिता, राकेश, पंकज, सुरेश, अगर किसी को भी कुछ भी पूछना है तो यू कैन आस्क, ठीक है। उसके बाद हम क्लोज करते हैं, देन आपकी इसके बाद ज्योग्राफी की क्लास है, आप लगाइए, ठीक है। अगर किसी का कोई डाउट नहीं है। हाँ जी, पूछना है किसी ने कुछ? हेलो नमस्कार हाँ सर। जी नमस्कार जी। सर मेरा क्वेश्चन था है कि जैसे प्री की तैयारी तो हो जाती है आपकी ना और वॉइस जब इको कर रही है, आंसर, क्या बोल रहे हैं आप? जैसे सर प्री की तैयारी तो हो जाती है ना, हम्म। प्री की तैयारी हम कर लेते हैं, पर जैसे आंसर राइटिंग की बात आती है तब समझ नहीं आता कि कैसे आंसर राइटिंग करनी है, कि क्या क्वेश्चन कैसे फ्रेम मतलब आंसर लिखने हैं, हाँ जी अक्ष। तो उसमें दिक्कत आती है। आंसर राइटिंग आई होप सर आपको कराएंगे कभी आंसर राइटिंग, तो आप आपको मतलब लग जाएगा पता। जितना मेरा पर्सपेक्टिव ये है कि स्टार्टिंग में ऐसा ही रहता है कि पता नहीं होता है कि क्योंकि जब तक एक भी आंसर नहीं लिखा होता है, ये लगता है कि यार कैसे स्टार्ट करूं, कैसे करूं आंसर राइटिंग, क्या लिखूं, उसमें कंटेंट ही नहीं है, कुछ याद ही नहीं है। क्योंकि प्री फोकस तैयारी तो आसान होती है, उसमें पता है कि एमसीक्यू में क्या याद करना है, कैसे देख के आंसर टाइप हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। बट आंसर राइटिंग के लिए आपको वो पूरा फॉर्मेट याद रखना होता है कि हाँ बॉडी में मुझे ये लिखना है, कि जैसे किसी के फैक्टर्स पूछे हैं कि मान लो साइक्लोन क्यों फॉर्म होता है, साइक्लोन फॉर्म होने के फैक्टर्स क्या हैं। प्री में आप हम उन फैक्टर्स को उतना ध्यान से नहीं पढ़ते हैं कि साइक्लोन इसकी वजह से फॉर्म होता है, कंडीशंस जिनको कहते हैं साइक्लोन के फॉर्म होने की। एग्जांपल दे रहा हूँ एक, तो प्री के प्रिपरेशन में हम उनको उतने अच्छे से मतलब ना ही उनको ऑर्गेनाइज कर पाते हैं अच्छे से दिमाग में, ना ही उनको अच्छे से पढ़ पाते हैं। बट अगर हम मेंस की प्रिपरेशन करेंगे तो इससे प्री में भी बहुत फ़ायदा होगा, क्योंकि चीज़ें ऑर्गेनाइज्ड वे में हमारे दिमाग में बैठी रहेंगी। जैसे हम अगर इसी क्वेश्चन की एग्जांपल लेता हूँ कि फॉर्मेशन ऑफ साइक्लोन की क्या कंडीशंस होती हैं। अगर इसको हम मेंस पर्सपेक्टिव से सोचें कि मैंने जैसे किसी नोट्स में या बुक में ये चीज़ पढ़ी, फिर मैंने फटाफट एक क्वेश्चन अपने दिमाग में सोच लिया कि इससे ये क्वेश्चन बन सकता है कि क्यों बनते हैं साइक्लोन्स, क्या कंडीशन होती है साइक्लोन बनने की। बस उस क्वेश्चन को फिर मैं एक जो सेट फॉर्मेट होता है कि इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन, एक इंट्रोडक्शन देनी है मुझे। इंट्रोडक्शन के जैसे अलग अलग तरीके होते हैं, डिफाइन कर सकते हैं, डेटा दे सकते हैं, कुछ और लिख सकते हैं।
तो डिफाइन कर दिया साइक्लोन ऐसे ऐसे, व्हाट इज साइक्लोन, कि साइक्लोन ये होता है, ऐसे फॉर्म होता है। बॉडी में मैंने जो 5 पॉइंट्स याद किए हैं, जो मैं प्री की प्रिपरेशन करूंगा तो उन 5 पॉइंट्स को ऐसे रट के याद नहीं करूंगा कि हाँ एक ये कंडीशन होती है, दूसरी ये होती है, तीसरी ये होती है। बट अगर मैं मेंस फोकस तैयारी करने का सोचूं तो मैं उन्हें याद करूंगा कि हाँ ये 5 पॉइंट्स हैं, इनको मैंने इस प्रायोरिटी ऑर्डर में लिखना है, पहले ये लिखूंगा, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। तो इस तरीके से आप अपनी आंसर राइटिंग को अपने जो डेली आप सब्जेक्ट्स कवर कर रहे हो उनके साथ स्टार्ट कर सकते हैं। जो भी आप टॉपिक पढ़ें उनको, जैसे आप हमने लेट्स से प्रेसिडेंट का टॉपिक पढ़ा, तो उसमें आप प्रेसिडेंट पे देखिए कि पहले कैसे क्वेश्चन आए हैं और मेंस के, और प्रेसिडेंट पे और कैसा क्वेश्चन आ सकता है। और सबसे ज़्यादा पीवाईक्यूज हेल्प करेंगे कि प्रेसिडेंट टॉपिक पे मेंस में कैसा क्वेश्चन आ सकता है, और उस क्वेश्चन को लिखिए और उस क्वेश्चन को करिए। जो जो पॉइंट्स आपके पास है, नोट्स आपके पास है, सब कुछ आपके पास है, बस आपको एक बार उसको लिखने का स्टार्ट करना है कि इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन फॉर्मेट में अपने नोट्स को लिखना है बस। जो हम नोट्स ऐसे रनिंग नोट्स ऐसे ही बनाते हैं, उनको एक प्रॉपर फॉर्मेट में बनाना है, बस वही आंसर राइटिंग है। उसी को आप हर टॉपिक को जिसके आप नोट्स बनाओगे, हर टॉपिक पे अगर आप एक एक दो दो आंसर्स लिखते रहोगे तो आपकी आंसर राइटिंग अपने आप होती रहेगी। कल को फिर ये इजी क्वेश्चन होते हैं इसके साथ आंसर राइटिंग के, जो कल को डिफिकल्ट क्वेश्चन होंगे उनको आप टैकल कर पाओगे, जैसे एचएस में या यूपीएससी में मेंस में आते हैं। तो मेरे ख्याल से आंसर राइटिंग आपको इसी तरीके से स्टार्ट कर लेनी चाहिए। कोई भी टॉपिक लो, उसको उस पे क्वेश्चन देखो क्या आए हुए हैं, नहीं आए हुए हैं तो क्या क्वेश्चन आ सकता है, सिंपल सा क्वेश्चन बना लो कि प्रेसिडेंट की पावर्स, बस उन पर पावर्स पे 2-3 दिन करके लिख दो। एग्जेक्टिव पावर्स ये हैं, लेजिस्लेटिव पावर्स ये हैं, बस उन पार्डनिंग पावर्स ये हैं, बस बॉडी में ये 3 चीज़ें आ गई। और इंट्रोडक्शन में आपने प्रेसिडेंट का आर्टिकल कोट कर दिया, और कंक्लूजन अपने हिसाब से जो भी क्वेश्चन है वो दे दिया। तो इस तरीके से आप टॉपिक वाइज अपने आंसर राइटिंग कर सकते हैं। इसमें मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा, जैसे कि मैंने आपको कहा था ना कि आंसर राइटिंग आपकी स्टार्टिंग से ही शुरू हो जाएगी। तो हर सैटरडे को आपकी आंसर राइटिंग का ही सेशन है। जैसे परसों है, तो परसों सैटरडे को आपकी कोई क्लास नहीं है, सिर्फ आंसर राइटिंग का ही मैं ही लेता हूँ आंसर राइटिंग। तो मैं ही आपका जो है वो सेशन लूँगा आंसर राइटिंग का। तो हमारा 1-1.5 घंटा आंसर राइटिंग ही चलेगा। ठीक है, तो हर वीकेंड जो है हमारा सैटरडे, अभी तो चलो आपका इतना सिलेबस नहीं हुआ है, तो सैटरडे को जैसे हमारा क्या होता है कि एक टेस्ट होता है, वीकली टेस्ट, और एक होता है हमारा आंसर राइटिंग। तो अभी तो इतना सिलेबस नहीं हुआ है, तो टेस्ट अभी मतलब इस हफ्ते तो नहीं होगा आपका, लेकिन आंसर राइटिंग जो है वो आपकी होगी सेम टाइम पे 9 बजे। ठीक है, तो ये चीज़ जो है वो है। तो आंसर राइटिंग की आप टेंशन ना लो बिल्कुल, क्योंकि जो टीचर आपको पढ़ा रहा है, जो नोट्स आपको बनवा रहे हैं ना, वो आपका प्री और मेंस दोनों ओरिएंटेड है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि जो अभी आप नोट्स बना रहे हो या जो क्लास में पढ़ रहे हो वो सिर्फ प्री ओरिएंटेड है, वो प्री और मेंस दोनों है। तभी मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि क्लास में जो टीचर पढ़ा रहा है उसको लिखो, लिखना बहुत ज़रूरी है। नोट्स जो हम आपको देंगे वो एक अलग चीज़ है, वो हो सकता है कि वो प्री के लिए ज़्यादा है ना। मेंस का फिर भी हम आपको अलग से जो है वो, जब आपका मतलब मेंस का हम करेंगे डेडिकेटली, तो मेंस का भी आपको मिलेगा। लेकिन जो अभी क्लास में टीचर पढ़ा रहा है, जो आपको नोट्स लिखवा रहा है, वो प्री और मेंस दोनों ओरिएंटेड है। ठीक है, प्री का भी उसके बाहर कुछ नहीं आएगा और मेंस का भी उसके बाहर कुछ नहीं आएगा। तो उसको, तभी मैं बोल रहा हूँ लिखने की आदत डालो, उसको लिखो जो क्लास में टीचर नोट्स बनवा रहा है। ठीक है, चाहे टीचर को 10 बार डिक्टेट करना पड़े, पर उसको लिखने की आदत डालो और लिखो। बाकी हर सैटरडे को हमारी आंसर राइटिंग ही होगी, जिसमें मैं जो है वो आपको आंसर राइटिंग, इस हफ्ते तो मैं सिर्फ आपको बेसिक बताऊंगा कैसे आंसर राइटिंग लिखनी है, कैसे मतलब आंसर को लिखना होता है, कैसे क्वेश्चन को समझना होता है, कितने मार्क्स का क्वेश्चन है तो आपको क्या क्या चीज़ें लिखनी पड़ेंगी, और अगर लेंथी क्वेश्चन है तो क्या क्या चीज़ें आपको देनी पड़ेंगी, करंट एग्जाम्पल जो लाइव एग्जाम्पल है वो किस तरह से देते हैं, वो सारी चीज़ें आपकी होंगी, डोंट वरी। ठीक है, हर वीकेंड आपकी आंसर राइटिंग ही होगी। ठीक है, तो ये चीज़ है। हाँ जी, ठीक है सर। एक और डाउट था सर कि जैसे ऑप्शनल में चूज करने में दिक्कत आती है। कुछ लगते हैं कि इसका सिलेबस कम है, मतलब वही दिक्कत आ रही है कि कैसे चूज करें। कुछ लगता है कि इंटरेस्टेड है पर उसमें मार्क्स नहीं आते हैं। उसमें कुछ हमारे एचएस में चलता है ना कुछ कि कईयों में मार्क्स अच्छे नहीं आते हैं, कुछ ट्रेंड में चलते हैं। तो कैसे चूज करें सर उसको? हाँ या जी, मेरी बताओ। एडवाइस तो यही होगी कि जिन ऑप्शनल में मार्क्स आते हैं उन्हीं को चूज करें, क्योंकि अम, बहुत देखा है हमने, बहुत ऑप्शनल, जैसे मान लो लास्ट ईयर हिंदी लिटरेचर ऑप्शनल ही मान लिया। अब हिंदी लिटरेचर कोई ऑप्शनल ये नहीं है कि बहुत ईजी या ना ही है कि बहुत ज़्यादा टफ है, बट मार्क्स उसमें दे ही नहीं रहे, मार्क्स आ ही नहीं रहे। अब वो क्या कर सकते हैं हम? जिसने हिंदी में ऑनर्स किया है, जिसने हिंदी में ही सब कुछ किया है, वो अ, उनको चूज करना पड़ेगा और कोई ऑप्शनल, क्योंकि कुछ हमें कमीशन के हिसाब से भी ढलना पड़ेगा। तो आपको ऑप्शनल वो चूज करना होगा जिसमें इतना पता है कि बहुत हाई नहीं तो कम से कम एवरेज मार्क्स आते हैं। तो अपने इंटरेस्ट उस ओर देखना पड़ेगा कि उन ऑप्शनल्स में किस ऑप्शनल में इंटरेस्ट है।
अगर वो चाहे वो सोशियोलॉजी है, चाहे पीएसआर में शायद लास्ट टाइम का मेरे को पता नहीं कितने मार्क्स थे, पर उससे पहले तो ठीक-ठाक आ जाते थे। तो कोई भी ऑप्शनल आप देखिए उनमें, या टेक्निकल ऑप्शनल भी है तो, कि उनमें से अपना इंटरेस्ट देखिए किस ऑप्शनल में। अगर आपके वाले ऑप्शनल में एचएस में मार्क्स नहीं आ रहे हैं या नहीं आते हैं तो, बट यूपीएससी में ऐसा कोई सीन नहीं। यूपीएससी में आप अपने इंटरेस्ट का ऑप्शनल पर ऑप्शनल एक ही चूज करेंगे आप, वही एचएस के लिए वही यूपीएससी के लिए। तो ऑप्शनल सोच समझ के अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग देखना पड़ेगा, लेकिन अगर आपका इंटरेस्ट वाले ऑप्शनल के मार्क्स नहीं आ रहे हैं, फिर वो इंटरेस्ट छोड़ना पड़ेगा, फिर सेकंड इंटरेस्ट देखना पड़ेगा कि जिनमें मार्क्स आ रहे हैं उनमें से किस ऑप्शनल में मुझे इंटरेस्ट है। मैं तो यही कहना चाहूँगा। पंकज, आपने क्या सोचा है ऑप्शनल का? सर कभी सोचते हैं कि ज्योग्राफी ले लें, फिर इंटरेस्ट किस में है? इंटरेस्ट तो सर ऐसा कुछ खास है नहीं, इंटरेस्ट तो वही आपका तो है। सब्जेक्ट क्या है? आपकी ग्रेजुएशन किस में है? ग्रेजुएशन इसमें सर नॉन बीएससी नॉन मेडिकल। नॉन मेडिकल में है ना? अब जैसे अक्ष की बात करूं तो हाँ अक्ष जी। का जो ऑप्शनल था वो मैथ्स था, राइट अक्ष? यस। है ना? तो मतलब इन्होंने अपना सब्जेक्ट चुना था। अगर आपको लगता है कि आप अपने सब्जेक्ट में अच्छे हैं तो आप अपना सब्जेक्ट लीजिए, है ना? नहीं अच्छा लगता है तो देखो, आसान तो सोशियोलॉजी है, उसमें बच्चे भी निकलते हैं, लेकिन ये है कि उसको फिर आपको मतलब रटना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। और दूसरी चीज़ है कि जैसे आप ज्योग्राफी का सोच रहे हो तो ज्योग्राफी भी अच्छा ऑप्शन है, हिस्ट्री भी अच्छा ऑप्शन है, पीएसआईआर भी अच्छा ऑप्शन है, ऐसी बात नहीं है, ठीक है? तो ऑप्शनल जी सर। हमेशा वो लीजिए जो आप इजीली कवर अप कर सकें, है ना? और बेहतर आंसर लिख सकें, सबसे मेन बात ये होती है। बाकी मार्क्स की बात करें तो देखो, मार्क्स तो जैसे मैंने आपको बता दिया कि अक्ष के मैथ्स में भी हाईएस्ट मार्क्स थे ऑप्शनल में, है ना? तो अगर आपको लगता है कि आप ऐसा सब्जेक्ट चुन रहे हैं जो आपको अच्छे से आता है, मेन बात वही है ना कि जिसको आप अच्छे से पढ़ सकें या जो आप कर सकें, जिसका आंसर आप लिख सकें, है ना? वो सब्जेक्ट कोई भी हो सकता है। अगर आपको वैसा कोई सब्जेक्ट है तो आप उसको लीजिए, लेकिन अगर आपको लगता है कि मेरा कोई ऐसा सब्जेक्ट है ही नहीं, तब आप जाइए जो मार्क्स ज़्यादा देता है, ठीक है? लेकिन पहले हमेशा अपना वो चुने ऑप्शनल, सभी के लिए ये, ठीक है, कि हमेशा अपना ऑप्शनल वो चुने जिसमें आप बेहतर हैं, ठीक है? हो सकता है कि लेट अस सपोज कि उसमें शायद आज तक इतना अच्छा रिजल्ट ना आया हो, लेकिन आप इतने बेहतर हैं कि शायद आप पहले बन जाएं, ऐसा भी हो सकता है। दूसरी चीज़ ये है कि अगर आपका वैसा कोई सब्जेक्ट नहीं है इंटरेस्ट वाला, या जिसमें आप बहुत बेहतर हैं, तो फिर वो चुनें जिसके मतलब आपने देखें कि हाँ भाई प्रीवियस ईयर में इस ऑप्शनल के ज़्यादा बच्चे सेलेक्ट हुए हैं। जैसे सोशियोलॉजी आ जाता है, ज्योग्राफी भी है, हिस्ट्री भी है ना? तो ऐसे ऐसे जो ऑप्शनल होते हैं। अब लास्ट मैंने 1-2 साल पहले देखा, उसमें फिजिक्स के भी टॉपर थे जिन्होंने फिजिक्स ऑप्शनल रखा था, है ना? तो ऑप्शनल ऐसा कुछ नहीं है, देखो ये तो आपके ऊपर है, जो आपको बेहतर लगता है वो आप चुने। आपको कोई बेहतर नहीं लगता, फिर वो चुने जो मार्क्स देता है या जो इजी है ना? तो वो चीज़ आप जो है वो कर सकते हैं। ठीक है सर, थैंक यू सर। हाँ जी, और कोई किसी का? सर मेरा था एक डाउट। और सर जो मैथ ऑप्शनल रखते हैं हम, तो मैथ जो आता है वो किस लेवल का आता है सर ऑप्शनल में? मतलब जो आप सिंपली हम स्कूलिंग करते हैं अपने +2 बेस के ऊपर आता है सर, या फिर हायर लेवल का आता है उसमें? मैथ्स एटलीस्ट ग्रेजुएशन लेवल का तो आता ही है, ऑनर्स लेवल का, जो हमारी ग्रेजुएशन ऑनर्स की होती है मैथमेटिक्स की, उस लेवल का मैथ्स आता है। जैसे अगर आपने मैथ्स के साथ ऑनर्स किया है तो आपको सभी सब्जेक्ट सुने सुने लगेंगे, सभी सब्जेक्ट्स आपके पढ़े हुए होंगे, सभी के क्वेश्चन आपने कभी ना कभी किए होंगे अगर आपने ऑनर्स में मैथ्स में किया है। और अगर बीटेक किया तो भी बीटेक में भी M1 M2 M3 होते हैं मैथ्स के, उसमें भी काफ़ी टॉपिक कवर्ड लगते हैं। तो मैथ्स तो ग्रेजुएशन लेवल का ही आता है। मैथ्स हो गया, फिजिक्स हो गया, कोई भी ऑप्शन, इकोनॉमिक्स ऑप्शनल हो, कोई भी ऑप्शनल हो गया, वो आपका ग्रेजुएशन ऑनर्स लेवल का आएगा। उस लेवल के क्वेश्चन आएंगे, उन्हीं बुक से क्वेश्चन आएंगे जो आपकी ग्रेजुएशन लेवल की बुक्स होती हैं, उन्हीं में से क्वेश्चन होते हैं ऑप्शनल में। बस ये है कि क्योंकि वास्ट होते हैं ऑप्शनल बहुत, उतना अच्छे से उनको कवर करना कभी मतलब जो अच्छे से कवर कर लेते हैं उनके मार्क्स आ जाते हैं, जिनके मार्क्स नहीं आते हैं वो कवर नहीं कर पाते हैं उस ऑप्शनल को। तो मैथ्स आपको ओके ग्रेजुएशन सर, लेवल है। थैंक यू सर। हाँ जी, और कोई, किसी का कोई सवाल जवाब नहीं? हाँ जी, नो डाउट। हाँ जी, हाँ जी, बताइए। ज्योग्राफी में मैपिंग की क्या मतलब सिग्निफिकेंस है, कितनी ज़्यादा वेटेज हो सकता है
आंसर राइटिंग के स्पेसिफिकली पर्सपेक्टिव से। अच्छा, मतलब आप प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से नहीं पूछ रहे हैं, आंसर राइटिंग के पर्सपेक्टिव से पूछ रहे हैं। मैपिंग कितनी इम्पोर्टेंट? मैपिंग के लिए मैं पहले अपना बता दूं मैंने क्या किया था, उससे आप आइडिया ले लीजिए। मैपिंग में मैंने, जब मैं ज्योग्राफी की प्रिपरेशन कर रहा था, मतलब तैयार कर रहा था सब्जेक्ट को, तो सारे के सारे मैप्स एक बार बना के ऑलरेडी मैं उनकी प्रैक्टिस कर ली थी मैंने, कि वर्ल्ड एशिया का मैप बनाना आ जाए तो ऐसे 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 करके एक तरफ सऊदी अरेबिया, फिर इंडिया, फिर ये अपना इंडोनेशियन आइलैंड्स बना देने हैं, और उधर साउथ चाइना सी वाला पोर्शन बना देना है, और अमेरिका का मैप आ जाए तो ऐसे बना देना। ओशन करंट्स को मैंने किसी मैप पे शो करना हो तो पूरा वर्ल्ड मैप एक बार मैंने बहुत ही रफ स्केच आप उस मैपिंग का रेडी कर लीजिए आंसर राइटिंग में, क्योंकि मैपिंग इसी में काम आता है कि वर्ल्ड मैप बनाना पड़ गया, जिसमें आपको ओशन करंट दिखा दिए कि हाँ यहाँ से ये करंट गया, यहाँ से ये करंट गया, या फिर आपको कोई माउंटेन रेंज दिखानी है, इंडिया का मैप आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए, इंडिया का मैप की प्रैक्टिस कर लीजिए बनाने की, और उसमें कोई हिमालयस दिखाने पड़ सकते हैं, कभी कोई ड्रेनेज सिस्टम, जैसे हिमाचल के किसी क्वेश्चन में आपको हिमाचल का मैप आना चाहिए, उसमें आपको हिमाचल का ड्रेनेज सिस्टम दिखाना हो, रिवर्स दिखाने हो, माउंटेन रेंजेस शो करनी हो, तो वो जब आप आंसर राइटिंग करेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि इस क्वेश्चन में मैप की ज़रूरत है, या आपको बता दिया जाएगा कि हाँ इस क्वेश्चन में मैप की ज़रूरत है। जब आप दूसरों का भी कुछ कॉपीज देखेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ इसमें मैं मैप बना सकता था। कभी कभी हिस्ट्री के क्वेश्चन में या सोसाइटी के क्वेश्चन में भी मैप बन जाता है, चाहे वो इंडिया का मैप हो, चाहे वो इंडिया का मैप ही बनता है वहाँ ज़्यादातर। तो आप मैपिंग में और तो कुछ सिग्निफिकेंस मेंस में है नहीं, आई गेस एक ड्रॉ करना ही आना चाहिए, बाकी पता होना चाहिए कि कहाँ इंडिया की रिवर्स बहती हैं, कहाँ से ड्रेनेज सिस्टम है, गंगा कैसे जाती है, यमुना कैसे जाती है, नीचे नर्मदा कैसे जाती है, तो और माउंटेन रेंजेस पता होनी चाहिए ज़्यादातर। वर्ल्ड लेवल पे मेरे ख्याल से जो मैप्स मैंने किए थे, एक तो ओशन करंट्स का मैप अच्छे से किया था ज्योग्राफी में, और कुछ वो जो प्लानिटरी विंड्स होती हैं उनके मैप्स मैंने ड्रॉ करके प्रैक्टिस की थी, जिसमें ये सिरोको विंड्स हो गई, और दो तीन नहीं काफ़ी टाइप की विंड्स होती हैं, नॉर्थ अमेरिका से निकलती हैं साउथ अमेरिका में, और बस उन विंड्स वाले मैप्स हो गए, और एज सच मेरे को याद नहीं आ रहा है मैपिंग में कि मैपिंग की क्या सिग्निफिकेंस है इसमें। क्लाइमेट रीजन हो सकता है, जैसे पाम्पास हो गए, क्लाइमेट रीजन्स के मैप्स होते हैं कि ये इक्वेटर के ऊपर यहाँ पे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है साउथ अमेरिका में, और अगर कुछ ऐसा क्वेश्चन आता है कि क्या वर्ल्ड में कितने टाइप के क्लाइमेट जोन्स हैं या कितने बायोम्स हैं, तो आप शो कर सकते हो कि हाँ नॉर्थ अपना जैसे एशिया के ऊपर टाइगा बायोम है, यहाँ पे ये बायोम है, ऐसे करके। इससे ज़्यादा आई गेस सिग्निफिकेंस नहीं होगी मैपिंग की, बट एक बार आप वर्ल्ड मैप और इंडिया मैप रेडी कर लो, उसके बाद तो सब इजी है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप कर लोगे। हाँ जी, डन डन है सभी का? कोई और किसी का क्वेश्चन, क्वेरी, डाउट? नथिंग? चलिए तो फिर हम इस सेशन को यहीं क्लोज़ करते हैं, क्योंकि अभी आपकी ज्योग्राफी की क्लास भी है, सर भी वेट कर रहे हैं आपका। ठीक है, तो अक्ष थैंक यू सो मच। ठीक है, थैंक यू सो मच सर, ये बाकी अपॉर्चुनिटी देने के लिए और गाइडेंस के लिए भी थैंक यू सो मच। ठीक है, बाकी फिर किसी दिन आपको बुलाएंगे, जी सर, जब इन सब का प्री क्लियर होगा तो बुलाएंगे। जी ठीक सर, है, श्योर सर, चलिए श्योर। चलिए गाइस, थैंक यू, अभी आप फिर ज्योग्राफी की क्लास लगाइए। ठीक है, सर ज्वाइन कर रहे हैं। ठीक है, ओके अक्ष, थैंक यू। थैंक यू सर, ठीक है सर, थैंक यू सर। थैंक यू सो मच।